Yeah, hi friends. So in today's video we will discuss about these topics. We will discuss about space complexity क्या होता है एंड हमने लास्ट सारे वीडियो में वर्स्ट के सारे देखे हैं पर एवरेज और बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखा है एंड व्हाट इज़ अबाउट बिगो ओमेगाओ एंड थीटाओ एंड एमोटाइज्ड एनालिसिस भी करके देखेंगे वो क्या होता है और एक दो इंटरव्यू क्वेश्चंस में देखूंगा। पूरे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए थे और बस ये बचा था एक, तो उसको कवर करने के लिए ये पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये पूरे से। तो पहले ये देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो हमने डेफिनेशन पता कर लिया था कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है वैसे वैसे टाइम बढ़ते जाता है, तो वो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी सेम है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्पेस जो मेमोरी लगेगी वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी डज द एल्गोरिदम यूजेस एज द इनपुट ग्रोस। सो इससे डेफिनेशन का पता चल जाता है कि कितना एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करेगा हमारा एल्गोरिदम जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक सम ऑफ एरे कर रहे हैं। तो एक एरे है हमारे पास, इधर मान लीजिए एक एरे डिक्लेयर्ड होगा, इंटीजर एरे, और उसका साइज एन कुछ भी हो सकता है। साइज उसका एन तक होगा क्योंकि एन तक चल रहा है और उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे कुछ। तो ये बोल रहा है कि सम करते जाओ सबका। तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं पूछूंगा तो जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जब जीरो से एन तक चल रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी क्या होगी, क्योंकि ये जो एरे है वो तो गिवन है, हमने खुद से डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब वो गिवन है। हम हमारा वो इनपुट है ना, एरे तो इनपुट है, तो उसको हम एज एक्स्ट्रा स्पेस काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है कि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। और स्पेस में हम ये एक वेरिएबल, दो, तीन, चार वेरिएबल ये सब काउंट नहीं करते हैं। जहाँ पे एन नंबर ऑफ एरेज आ जाते हैं या फिर एन नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो वो चीज़ हम काउंट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अभी जैसे कि एग्जांपल टू देखते हैं। तो ये एग्जांपल टू में हम देख सकते हैं कि हमने एक एरे डिफाइन कर दिया है। सपोज के लिए जी ये सेम प्रॉब्लम होता, पर हम उसके लिए एक नया एरे खुद से डिफाइन कर रहे होते इनपुट को अलावा। तो ये एक एक्स्ट्रा एरे था जो हम यूज़ करेंगे ये पूरा सॉल्व करने के लिए ये फॉर लूप में। तो वो टाइम में हम बोलेंगे कि हाँ हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है। तो इस वाले के लिए अगर एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ किया है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ओ ऑफ एन आएगी। तो अभी आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। और अभी एग्जांपल एक थ्री देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए कभी मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं, तो जो मैट्रिक्स रहता है वो कैसा भी टू टू डायमेंशनल रहता है, मतलब टू डी एरे रहता है, तो एन इन टू एन जाता है। तो जब भी मैट्रिक्स डिक्लेयर होता है तो जितना डायमेंशनल मैट्रिक्स हुआ उतना डायमेंशनल वो स्पेस लेने वाला है। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर है, क्योंकि ये दो बार स्पेस ले रहा है टू डी एरे में। और चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, इसका स्पेस बताओ क्या हो सकता है आप लोग। तो सोचिए ज़रा। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हमने क्या किया है, ये जो हमारा हैश मैप है, तो हमको पता है हैश मैप में एक क्या स्टोर होता है, की स्टोर होती है, वैल्यू स्टोर होती है। और हर एक वैल्यू हम हैश मैप में डालते जाएंगे। हैश मैप में वो वैल्यूज़ पढ़ती हैं जो वैल्यूज़, जैसा एग्जांपल देता हूँ, 1 3 3 और मान लीजिए 4 है। तो हैश मैप देखेगा कि 1 एम्प्टी हैश मैप था तो 1 पुट करेगा, फिर 3 तो 3 हैश मैप में नहीं था तो वो करेगा, फिर 3 वो देखेगा हैश मैप में तो 3 पहले से था तो नहीं डालेगा, फिर 4। तो इसमें डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे, वो की से कंपेयर कर लेगा। तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यू थी पर 3 ही स्टोर किया। तो इसका भी हम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही लेते हैं, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा एक बार चेक करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्योंकि ये तो एन टाइम्स चलेगा, क्योंकि जितना बड़ा एरे होगा उतने बार हम पुट करेंगे उसमें एलिमेंट्स। तो इसका हम एक बार की स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और एक मैप है वो, तो क्या होगा 2n होगा इसका स्पेस। क्योंकि और बिगो में हम उसको कैसा लिखेंगे, ओ ऑफ एन लिखेंगे, क्योंकि बिगो बोलता है मैं कांस्टेंट स्पेस नहीं लेता हूँ, तो वो एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ ओ ऑफ एन आ जाता है। जैसे और सेम एग्जांपल ये देखते हैं कि यहाँ भी एक एरे लिस्ट है और एरे लिस्ट में हम आइटम्स ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जितने एन आइटम्स होंगे वो पूरे आइटम्स एरे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, तो इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा।
और यहाँ पे एक यूज़ केस देखते हैं, एक ज़रा सा एग्जांपल में। जैसे हमको पता है कि एरे लिस्ट क्या करता है। एरे लिस्ट पहले ये एम्प्टी एम्प्टी होगा, ठीक है। ये एरे लिस्ट पहले एम्प्टी होगा, या फिर इसका इनिशियली जो साइज़ होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो जब हमने ऐसा डिक्लेयर किया तो ये 2 साइज़ का एरे बन गया होगा जो एम्प्टी होगा एकदम ऐसा एक, और इसके अंदर ये 2 स्पेस बचे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे यूज़र कुछ फिल कर सकता है। तो जब ये लूप चला होगा तो पहले 0 बार चला होगा, फिर 0 टाइम में या 1 आ गया होगा, इसमें 1 आ जाएगा ऐड करेंगे तो, क्योंकि लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं। फिर आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर इसमें 1 आ जाएगा। अब क्योंकि फिर से ये लूप अभी चल रहा है, मान लीजिए n की वैल्यू 5 थी, तो अभी क्योंकि ये लूप चल रहा है, अभी 2 बार ही चला है, तो हमारा तो यहाँ एरे लिस्ट हमने बोला था इनिशियली एरे लिस्ट जो होता है वो 2 ही स्टोर करता है इनिशियली, मतलब इंटरनली वो बढ़ते जाता है। तो फिर कैसे काम करेगा ये? अभी जो थर्ड एलिमेंट चलेगा तो इंडेक्स आई प्लस प्लस हो के आई की वैल्यू 2 इसमें कैसे स्टोर होगी? क्योंकि अब अभी क्या होगा, यहाँ पे तो इसका ख़त्म हो गया ये 2 साइज़। तो एरे लिस्ट क्या बोलता है कि ठीक है, पहले मैं थोड़ा बहुत स्पेस बना लेता हूँ, फिर जितने स्पेस बनाता हूँ फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में अपने आप को बड़ा कर लूँगा। जैसे यहाँ पे 2 बना, पहले पहले हम जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था तो 2 उसने बना के रखा था पहले से, तो 2 तो यूज़ हो गया। अब 2 यूज़ हो गया तो उसको पता चला अच्छा एक और आने वाला होगा, तो उसने क्या किया, ये इस चीज़ को इसने यहाँ पे कॉपी कर लिया, एक नया एरे बनाता है एरे लिस्ट। एक इसने यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लिया 2, और उसमें 2 और एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लूप चलेगा तो यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 2 1 1, और फिर यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, वो 1 1 आएगा क्या? अच्छा ये 0 है ना, तो सॉरी, ये 0 आएगा इसमें, ये 0 ये 1 और ये 0 ये 1 ये 2। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस हुई, फिर 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया। अब बताओ क्या होगा, फिर से एरे लिस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ये पूरा एरे तो फिनिश नहीं हुआ है। फिर ये बोलेगा अच्छा अभी और 2 स्पेस की ज़रूरत पड़ी है, और स्पेस की ज़रूरत है, तो अब क्या करेगा वो, अब कैसे बढ़ाएगा? देखो अभी ये 0 1 2 3 तो फिल हो गया, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा मैं नया बनाता हूँ, और इसको कॉपी करके एक नया एरे बनाएगा, और इस बार क्या करेगा, इस बार वो 2 की पावर में बढ़ता जाता है। जैसे हमने देखा था पहले क्या था, 2 था, फिर उसके बाद क्या हुआ 4 होगा, फिर उसके बाद साइज़ क्या हुआ इसका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे +2 होके 4 हो गया, फिर वही चीज़ यहाँ पे भरी, फिर यहाँ पे +2 होके 4 के बाद 2 का पावर 1 तो 2 2 का पावर 2 ऐसे बढ़ता है, 2 का पावर 2 तो 4, फिर यहाँ पे वो भर गया, वो 4 2 का पावर 3 तो क्या होगा यहाँ पे 8 8 एक्स्ट्रा स्पेस बनेंगी, 2 3 4 5, अच्छा 4 ही ना, हाँ। तो 1 2 3 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। 8 कैसे होता है 2 का पावर 3। तो जब भी हमारा एरे लिस्ट कम भर जाता है और हमको ज़रूरत रहती है कि उसके अंदर और एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, तो हम उसको 2 की पावर में इंक्रीज़ करते हैं। मतलब इंटरनली जावा का इम्प्लीमेंटेशन वैसा ही है, या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी ऐसे ही रहते हैं कि वो 2 की पावर में इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 8 वैल्यूज़, और 4 स्पेस एक्स्ट्रा आ गए, और ये 4 होंगे, वो 4 इधर कॉपी हो जाएंगे नए एरे में, और फिर इधर ये 4 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इधर 3 आया था, फिर यहाँ पे एक और प्लस प्लस हुआ, ये 4 हो गया, ओके। फिर ये आई प्लस प्लस ओके 5 होगा, और 5 इज़ ग्रेटर लेस देन 5 नहीं होता तो यहाँ रुक जाएगा। अब ये देखिए 3 जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ऐसे ही रहेगा। तो हमारा अगर हम एरे लिस्ट जब भी देखते हैं तो एरे लिस्ट का हम साइज़ निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे साइज़ उतना ही बताएगा जितना हमने यूज़ किया होगा। ये कितना यूज़ किया, 5 यूज़ किया ना, तो 5 ही बताएगा यहाँ पे। साइज़ ये हमेशा 5 ही बताए, मतलब साइज़ जितना हमने यूज़ किया होगा उतना बताएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इसने रिजर्व करके रखा है कि हाँ और एलिमेंट आ सकते हैं, वो ये नहीं बताएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ एक्स्ट्रा आया है, और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे थोड़े एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, जैसे कि पहले वो 2 एलिमेंट था, फिर जब यहाँ पे सेकंड इटरेशन हो गया, जब थर्ड इटरेशन आया तो हमको 2 और स्पेस, तो हमने को स्पेस ख़त्म हो गया तो और बनाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे हमने कॉपी किया, कॉपी में क्या ये पूरे एलिमेंट इधर कॉपी होके आए नीचे, ठीक है। ये पूरे एलिमेंट नीचे कॉपी होके आए इधर, तो फिर यहाँ पे एक और बार कॉपी किया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे जब 2 एलिमेंट फिल हो गए यहाँ पे, तो हमको और स्पेस की ज़रूरत पड़ी, तो बोला अच्छा हाँ मुझे फिर बढ़ाना, तो ये पूरे पूरे जो एलिमेंट्स थे फिर उसको कॉपी किया और फिर नया और स्पेस लेके आया।
तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये कॉपी करता है, मतलब यहाँ पे पूरे एक साथ एलिमेंट्स कॉपी होता है, मतलब जो n एलिमेंट्स है वो कॉपी होके आएंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जब हमारा एल्गोरिदम चला था तो ये फिक्स नहीं रहता है कि हमेशा, मतलब ये ओ ऑफ एन ही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा। क्यों? क्योंकि ये केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है और कितनी बार कॉपी भी हो रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि हम बस 5 बार ही यहाँ पे एरे लिस्ट ने एलिमेंट डाले हैं, लेकिन ये 2 बार तो कॉपी ही कर दिया है, और 2 बार कॉपी कर दिया तो जितने एलिमेंट थे वो पूरे कॉपी किया है। तो इस तरह भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि इसका वर्स्ट केस ओ ऑफ एन है, क्योंकि इसका वर्स्ट केस ओ ऑफ एन से ज़्यादा है। कॉपी करने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट कॉपी करने में टाइम लगा होगा। फिर यहाँ पे पूरे 5 एलिमेंट कॉपी करने में टाइम लगा होगा। 5 नहीं, यहाँ पूरे 4 एलिमेंट कॉपी करने में टाइम लगा होगा, फिर ये आया होगा। तो यहाँ पे जो कॉपी वाले ऑपरेशन है वो तो टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे हम वर्स्ट केस डिफाइन नहीं कर सकते। वर्स्ट केस वहाँ पे आता है कि मैक्सिमम वो उतना टाइम ले सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है ये मैक्सिमम उससे ज़्यादा ही टाइम ले रहा है और ये फिक्स नहीं है। अभी जैसे हमारा इनपुट साइज़ अगर इधर बढ़ता रहेगा तो हमको इधर साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इन सब चीज़ों के केस में हम यहाँ पे जब डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका साइज़ कब बढ़ेगा और हमारा कैसे होगा, तो हम बोलते हैं कि ये एमोटाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी है। एमोटाइज्ड मतलब ये वाला एमोटाइज्ड एनालिसिस हम बताते हैं कि ऑन एन एवरेज ये इतना टाइम लेगा, ओ ऑफ एन लेगा, और मोस्टली केसेस में ओ ऑफ एन ही लेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं 2 की पावर में बढ़ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू डालें 32, तो अगर मैं यहाँ पे 32 बार इटरेशन करूँगा यहाँ पे, तो साइज़ ज़्यादा बार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे तो 8 हो गया, फिर इसके बाद जब साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कितना होगा 16, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो 32, तो और 3 बार ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज़ बढ़ता है, जैसे हमने देखा अभी हमारा इनपुट साइज़ कितना था 5, तो इनपुट साइज़ 5 था तो कितना बार कॉपी हुआ 2 बार, ठीक है। जब इनपुट साइज़ 32 हुआ तो हमारा कितने बार हुआ 6 बार ही हुआ कॉपी बस। 6 बार, इसलिए 6 बार नहीं, शायद 4 बार ही हुआ, क्योंकि 2 बार इधर का कॉपी और फिर एक बार और कॉपी होगा, तो ये 8 था तो 16 और फिर एक और बार, हाँ, तो 2 बार इधर और 2 बार, तो 4 बार ही कॉपी होगा 32 बार में। अगर हमको 64 वाला हुआ रहता तो 64 वाला हुआ रहता तो कितने बार होता कॉपी, तो जब 32 के बार में इसका डबल एक ही बार में हो जाता और ये सीधा एक ही बार में हो जाता। तो जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज़ बढ़ते जाता है, अब क्योंकि ये लॉग की कॉम्प्लेक्सिटी से बढ़ता है, इसका साइज़ जो है एरे लिस्ट का जो साइज़ है वो लॉग की कॉम्प्लेक्सिटी से बढ़ता है। तो हमारे पास अगर इनपुट साइज़ बहुत बड़ा हुआ, जैसे लैक्स में हुआ, 1000 में हुआ, तो उस टाइम पे हमको कॉपी ऑपरेशन बहुत कम हो जाते हैं। वो इनिशियली 1-2 में लगता है, लेकिन लास्ट में जाते-जाते तो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए वो सारे केसेस में हम बोलते हैं कि ये एमोर्टाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, जहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट कितनी बार वो कॉपी हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये एमोर्टाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी है और इसको हम वर्स्ट एवरेज केस में ओ ऑफ एन लेते हैं। तो जो एमोर्टाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम बिग ओ में नहीं लेते हैं, उसको हम थीटा में ले सकते हैं या फिर ओमेगा में ले सकते हैं। ओमेगा मतलब वो बेस्ट केस होता है, अभी के लिए नहीं। तो जो एमोर्टाइज्ड है वो बोलते हैं कि हाँ ये ऑन एन एवरेज इतना लेगा, चाहे तो वर्स्ट केस हो चाहे बेस्ट केस हो, ठीक है। तो वहाँ पे एमोर्टाइज्ड आता है, अभी आपको पता चल होगा। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे कॉपी कर ही क्यों रहे हैं, सीधा मेमोरी उसके बाद क्यों नहीं एलोकेट हो जा रही है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 थी, तो उसके बाद हम कोई और रैंडम मेमोरी एलोकेट करके यहाँ पे इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है जो एरे होता है, एरे में कंटिन्यूस मेमोरी हम लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक मेमोरी रिजर्व करी है 0 से 100 तक के लिए, और वो मेमोरी फिल हो गई और मुझे वो एरे का साइज़ बढ़ाना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे पास 0 से 100 तक था, फिर अब कंटिन्यू मुझे मेमोरी मिली नहीं, तो मैं बोलूँगा ठीक है अब 299 से 45 तक का 455 तक का कंटिन्यू मेमोरी ले लो। नहीं, एरे तो बोलता है कि मुझे 101 से कंटिन्यू करना है, मतलब मुझे कंटिन्यूस स्पेस चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 से 100 वाले पूरे एलिमेंट कॉपी करते हैं एक नए एरे में। तो जब नया एरे बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट 455 एलिमेंट्स के हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर अपने हिसाब से जहाँ पे उतने स्पेस खाली रहते हैं वहाँ पे उतनी मेमोरी बना के देता है। इसलिए हम हर बार एलिमेंट्स को यहाँ कॉपी कर रहे हैं। और अगर वैसा भी केस है हमारे पास कि अगर हमारे 2 एलिमेंट यहाँ पड़े और कहीं और से हम इधर एक एलिमेंट लिस्ट कर दिए, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे बताता हूँ। जैसे मानिए हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स हैं, तो ये किसी एड्रेस पे स्टोर है, कंटिन्यूस एड्रेस पे, ठीक है। कंटिन्यूस एड्रेस 100 से लेके एंड 0, 1, 2, 3 103 तक स्टोर है, ठीक है।
तो अगर एरे में क्या होता है कि अब मुझे एक और फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे जोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जोड़ते, तो मुझे पहले ये पूरे एलिमेंट कॉपी करने पड़ते, ठीक है। तो मैं इसको पहले कॉपी करता, लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पहले कॉपी करता और एक नया एरे का पहले मैं एक बताता कि मुझे एक नया एरे का साइज़ दूँ जिसका साइज़ 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 नहीं 5 होगा, क्योंकि यहाँ 5 एलिमेंट में जोड़ूंगा ना 4, तो पहले से तो एक नया एरे डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये नया एरे अपने हिसाब से 5 जगह ढूंढेगा कंटिन्यूअस में। अब 103 के बाद क्या पता ना हो, तो उसको कहीं मिल गया कि 229 से मुझे मेमोरी मिला है, तो 229 से 29 30 31 32 33 तक वो देख लेगा कि 233 तक मुझे मिला है, तो वहाँ पे हम फिफ्थ एलिमेंट अपना डाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला यहाँ पे डाल देंगे, तो कॉपी कर लिया, तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आएगा और जो एक्स्ट्रा इस बचा होगा तो 33 में गया होगा, ठीक है, उसके एड्रेस पे। तो ऐसे काम करता है हमारा एरे इंटरनली। अब देखते हैं कि जैसा हमारा ये डाउट हो सकता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्या, कि जैसे एक एलिमेंट हमारा ज़ीरो है, मान लीजिए हमारा ज़ीरो है और वन है, ठीक है, तो ज़ीरो और वन हम बोलेंगे कि ये ज़ीरो हंड्रेड पे है, और जो हमारा वन है वो 101 पे है, ठीक है। और हम अब उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं जैसे टू। तो अभी तक क्या होता है कि हमको टू उसमें ऐड करना था, तो हम पहले ये दोनों को कॉपी कर रहे थे, फिर उसमें टू जाके ऐड कर रहे थे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि टू को कहीं और, जैसे टू हमारा मान लीजिए 201 एड्रेस पे होगा, ठीक है, जो हमारा टू है वो 201 पे है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा इधर इसको लिंक कर दें और इसको बता दें कि इसके बाद जो कंटिन्यूएशन वो इधर है। तो एरे में ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या करता है, एड्रेस देखता है वो कि हाँ ये इस एड्रेस पे ओके, तो ये इससे इसको लिंक कर देगा कि इसके बाद तुमको इसके घर पे जाना है, ठीक है। उसको एड्रेस से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसको एड्रेस उसका पता है तो वो कहीं भी चला जाएगा। तो मैं इसको जैसे यहाँ ज़ीरो जब लिखा था, तो मैं उसको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस 101 पे है, 101 पे है, तो जाके वो उसका घर ढूंढ लेगा चाहे वो कितनी भी दूर हो, ठीक है। अब जो 101 है, मैं उसको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो 201 पे है, तो इससे वो लिंक हो जाएगा, समझ गए। तो जो यहाँ पे था वो इससे लिंक हो गया, और ये जो 201 था वो इससे लिंक हो गया 201 से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो ऐसे काम करता है कि वो जो हमारा एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वो स्टोर कर लेता है, तो उससे हम सीधा देख सकते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो वहाँ पे हमको ऐसा कॉपी वाली दिक्कत नहीं आती है, और उसके भी अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो हमने लिंक लिस्ट भी थोड़ा देख लिया कैसे काम करता है इसी में। तो ये भी पता चल गया एमोटाइज्ड क्या होता है। और अभी देखते हैं कि स्टडी करेंगे बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस कैसे होता है। तो वर्स्ट केस तो आपको बता दिया हूँ मैं कि जो मैक्सिमम टाइम वो लेने वाला है, ठीक है। बेस्ट और एवरेज केस क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक, ये तो कोड है, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरे होगा, ठीक है, 10 20 30 50 34 12 1, ओके। तो ये नॉर्मली बता रहा हूँ विदाउट कोड के, ऐसे ही। तो सपोज करो ये हमारा एक एरे है, ओके। तो अगर मैं बोलूँगा कि इसमें मेरे को एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है। सपोज करो मैं बोलूँगा मुझे एक टारगेट एलिमेंट सर्च करना है, टारगेट एलिमेंट में बोलता हूँ 50, ठीक है, सर्च करके बताओ किधर है। तो कैसे सर्च करेंगे, हम देखेंगे 50 10 के इक्वल है नहीं, ये इक्वल है नहीं, ये इक्वल है नहीं, ये यहाँ पे इक्वल है, मुझे यहाँ पे मुझे इक्वल मिला, ठीक है। तो ये मिडिल ऑफ द एलिमेंट में मुझे मिला है, ठीक है। इधर भी, इधर से हमने 3 एलिमेंट पास कर दिए तो उसके बाद मिला, और इधर के हमारे 3 एलिमेंट अभी बचे थे। तो अगर यहाँ ऐसे कोई एलिमेंट हमको बीच में मिल जाता है तो ये तो हमारा वर्स्ट केस नहीं हुआ ना। वर्स्ट केस क्या होता है कि हमको एलिमेंट लास्ट में मिलता है या फिर मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं मतलब हम पूरा चेक करते हुए जाते, या फिर लास्ट में मिलता है तो हमने पूरा एलिमेंट चेक कर लिया था, तो वर्स्ट केस होता है। लेकिन ये वाले केस में क्या, हमको बीच में मिल गया, तो 3 एलिमेंट के बाद मिल गया, 3 एलिमेंट के पहले ही मिल गया, ठीक है। तो ये वाले हमारे केस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एवरेज केस, ठीक है, कि ये बीच में ही हमको इसका आंसर मिल गया, तो इस चीज़ को बोलते हैं एवरेज केस, ठीक है। तो इसका आपको तो समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं एवरेज केस, लिख नहीं रहा हूँ, समझ गए होंगे। सपोज करो अगर मैं बोलता कि मुझे 10 ढूंढना है, ठीक है, तो 10 कैसा ढूंढते हैं, हमको 10 सबसे पहले दिख गया, अगर इधर से हम लूप स्टार्ट करेंगे 10 10, हाँ तो मिल गया, सीधा 10 मिल गया। तो हमको बिना और सारे एलिमेंट देखे ही पहले ही हमको 10 मिल गया, तो हम बोलेंगे ये हमारा बेस्ट केस हो गया, क्योंकि हमको कुछ चलाने नहीं पड़ा, फर्स्ट टाइम सर्च किया एक ही बार में आ गया, तो वो हमारा होता है बेस्ट केस, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऊपर वाला था एवरेज केस, एवरेज केस, ठीक है, एवरेज केस। तो और हमारा वर्स्ट केस तो पता है, जैसे मान लो मैं बोलता टारगेट हमारा 1 है, तो ये दिखता टारगेट 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे उसको लास्ट में मिलता, तो ये पूरे एलिमेंट तो वो देख के आया था ना,
तो वो होता है हमारा वर्स्ट केस। अभी देखो इसको बेस्ट केस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, इसको कहाँ गया ये, हाँ। अगर हमारा बेस्ट केस है उसको हमको किसी सिंबल में लिखना है तो उसको लिखते हैं ओमेगा ऑफ एन। जैसे बिग ओमेगा का ये सिंबल होती है ना ओमेगा वाली, तो उसके अंदर एन लिखते हैं, ओमेगा ऑफ एन। वर्स्ट केस तो पता ही है, बिग ओ ऑफ एन लिखते हैं। और एवरेज मतलब थीटा लिखते हैं उसको, थीटा पता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो टीटा में लिखते हैं। ओके, टीटा ऑफ एन कहाँ गया, हाँ, तो उसको टीटा में लिखते हैं। तो हमने इसमें कवर कर लिया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस पता चल गया, ये तीन भी पता चल गए। और एमोटाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे पहले वो दो ही देता है, फिर उसके बाद हम वो इंटरनली एक्स्ट्रा ऐड करता है, फिर इंटरनली एक्स्ट्रा ऐड करता है। जो इंटरनली वो एक्स्ट्रा ऐड करता है और जो उसको कॉपी में टाइम लगता है, तो वो राइट ऑपरेशन है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसका हमने कोड नहीं लिखा था लेकिन वो टाइम तो ले रहा है। तो वो सब चीज़ों को हम एमोटाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस यही पूछेगा कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ये कितने कितने स्पीड से बढ़ता है। मतलब ये जो हम पहले हमारा ये 2 भर गया तो उसको डायनेमिक जो एलोकेशन होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो 2 की पावर में एलोकेट होता है। जैसे पहले 2 था, फिर 4 फिल हुआ, फिर अगर वो भी फिल हो गया तो 2 की पावर 3 में होगा, फिर वो भी फिल हो गया तो 2 की पावर 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, ऐसा बढ़ते रहता है। और हमने वो पढ़ते-पढ़ते लिंक लिस्ट का भी एक एग्जांपल देख लिया कि लिंक लिस्ट कैसा इम्प्लीमेंट हुआ था। और एरे का डिसएडवांटेज पता चल गया हमको कि वो कंटिन्यूअस रहता है, तो उसके लिए हमको कॉपी करना पड़ेगा अगर नया एलिमेंट हमको अगर उसमें ऐड करना है तो। वही एडवांटेज है हमको लिंक लिस्ट में कि अगर नया एलिमेंट ऐड करना है तो कहीं भी उसको रख दो, उसका एड्रेस बता दो, उसको पता चल जाएगा कहाँ है। तो हम भी लिंक लिस्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन खुद करके देखेंगे कैसा करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आई थिंक आज के वीडियोज़ में इतना काफ़ी रखते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट रहा होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। और ये हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो टॉपिक था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसमें हमने मोस्टली चीज़ कवर कर दिया है। तो हमने उसमें कवर बहुत सारी चीज़ें की हैं। अभी मैं बाइनरी सर्च नहीं बता रहा हूँ, बाइनरी सर्च बताने से थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी बढ़ जाएगा। लीनियर सर्च मैंने बता दिया है। लीनियर सर्च आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ बताया मैंने, तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल एक बताया था ना, ये वाला कि हमको एलिमेंट पहले मिल जाता है फिर बीच में फिर लास्ट में, तो अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो लीनियर सर्च ही करते हैं। मतलब एलिमेंट हम एक एक करके सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं कोड दिखाता हूँ तो देखिए, बोला है कि एक एरे देगा मुझे और एक बताएगा कि क्या सर्च करना है। मैं बोलूँगा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया है। तो मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया 0 से लेके एरे का लेंथ मतलब n तक ले लेते हैं इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू प्लस प्लस करते गया, मैं बोलूँगा कि जो एरे ऑफ आई मतलब जो हमारा अभी करंट एलिमेंट है वो टारगेट से मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हम बता देंगे कि हाँ वही एलिमेंट है हमारा। वो इंडेक्स हम उस रिटर्न कर देंगे कि इस इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जैसे इस केस में हम सपोज करते हैं कि टारगेट 50 था, ठीक है। तो टारगेट 50 था, वो बोलेगा एरे ऑफ आई इक्वल टू टारगेट, टारगेट हमारा 50 है, आई एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ 0 मतलब 10, तो 10 इक्वल टू 50 बोलेगा नहीं। तो फिर ये लूप एक और बार चलेगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर यहाँ एरे ऑफ 1 होगा। एरे ऑफ 1 क्या है, यहाँ लिख देता हूँ इसलिए समझ में आएगा, देखो 0 1 2 3, अब 50 तक जाना है इसलिए 3 लिख रहा हूँ। तो 1 एरे ऑफ 1 यहीं से देख लो 20 है, तो बोलेगा 20 इक्वल टू टारगेट, टारगेट 50 था नहीं, तो बोलेगा ठीक है आई प्लस प्लस करो, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ भी आई की वैल्यू वहीं से आएगी 2, आई की वैल्यू 2 क्या है 30 इक्वल टू 50 है क्या, बोलेगा नहीं, छोड़ दो, आई की वैल्यू प्लस प्लस करो, आई की वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो एरे ऑफ 3 क्या है 50, वो बोलेगा 50 तो टारगेट इक्वल है, हाँ, तो बोलेगा ठीक है रिटर्न आई कर दो, आई क्या था 3 था, मैं बोलूँगा 3 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 रिटर्न हो गया, ये नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। जब भी हमको रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाता है तो हमारा को उसके नीचे का कोड नहीं चलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या गया कि थर्ड इंडेक्स पे 50 हमको मिल चुका है, तो जो हमारा रियल में है वही है। सब अब आप लोग सोचेंगे -1 मैंने लास्ट में ये क्यों लिखा है, ये कब चलेगा, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मुझे एक एलिमेंट टारगेट लेते हैं, टारगेट मैंने ले लिया कि 90 डूडो की तरह, ठीक है। अब अगर इसी एल्गोरिदम को चलाते हैं और सपोज करो हमने यहाँ तक 90 देख लिया, नहीं मिला, ठीक है, 3 तक तो चली थी, 90 था नहीं। सपोज करो हमने आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू क्या हुई 4, और यहाँ पे क्या आ गया एरे ऑफ 4, वो बोलेगा एरे ऑफ 4 30, एरे ऑफ 4 90 है क्या, बोलेगा नहीं, 4 5 और ये 6 तक गया, ठीक है। तो बोलेगा एरे ऑफ 4 इक्वल टू टारगेट है, तो 4 नहीं 34 है, तो बोलेगा ठीक है आई प्लस प्लस कर दो,
ये आई कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर दो, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और यहाँ भी एरे ऑफ 5 होगा। बोलेगा एरे ऑफ 5 क्या 12 है और टारगेट इक्वल है, नहीं टारगेट तुम्हारा 90 था, टारगेट 90 था, तो बोलेगा अच्छा नहीं तो इक्वल नहीं है, फिर वो आई प्लस प्लस करेगा, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 6 होगी, एरे ऑफ 6 क्या है 1 है, 1 इक्वल टू 90 है क्या, बोलेगा नहीं, तो ये जब नहीं बोल दिया तो आई प्लस प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 7। अब 7 इज़ लेस देन 6 क्योंकि एरे का लेंथ तो वही था, नहीं एरे का लेंथ तो 7 था क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ हमेशा 1 से काउंट होता है ना और इंडेक्स 0 से होता है, ठीक है, तो ये 7, ये बोलेगा 7 इज़ लेस देन एरे ऑफ लेंथ, 7 इज़ लेस देन 7, बोलेगा नहीं, तो ये लूप चले, यहाँ पे लूप बंद हो गया, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, इंटीजर 0 से स्टार्ट हुआ था ना और यहाँ कर देता हूँ, चेंजेस नहीं करूँगा, तो ये लूप हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब लूप फिनिश होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पूरा एरे का एलिमेंट देख लिया, देख लिया मतलब अगर हम लूप से बाहर आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एलिमेंट मिला ही नहीं क्योंकि हमने पूरा देख लिया। अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि -1 नाम की कोई इंडेक्स नहीं होती है, तो -1 मतलब हमारा कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में हम रिटर्न -1 करेंगे। तो हमने ये भी देख लिया, तो हमने कवर कर लिया, लीनियर सर्च कवर कर लिया, बाइनरी सर्च वो आपको बाद में बताऊंगा, ये हमने पिछले पिछले वीडियो में कवर किया था, और एमोटाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता ही चल गया क्या है। और हमने पूरे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और मोस्टली हमने यही सारी चीज़ें जाना है। और इसका भी ग्राफ सिमिलर ही ऐसा ही होता है, टाइम मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आप लोग ग्राफ पूछोगे कैसा होता है तो उसका भी सिमिलर ग्राफ होता है जैसा मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बनाया था, जैसे इधर ही बना देता हूँ, तो इसका भी ऐसा ही ग्राफ बढ़ता है। अब ऐसा क्यों बढ़ता है, स्पेस का भी ग्राफ ऐसा ही रहता है, अगर वो ओ एफ एन वाला है तो स्पेस में कि इसका ये भी जैसे जैसे इनपुट का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टाइम है वो भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो जैसे मानो यहाँ इनपुट अगर 10 था और वो टाइम ले रहा था, जैसे हमारा इनपुट 10 था और हमारा टाइम ले रहा था 10 सेकेंड, तो जब हमारा इनपुट यहाँ पे 20 होगा, जब हमारा इनपुट 20 होगा तो हमारा टाइम वो जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ ही टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये भी सेम, इसका भी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं स्पेस का भी कि एज इनपुट ग्रोस द स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिथम विल आल्सो इंक्रीज। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी डेफिनेशन पता चल गया। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो आप लोग रिवाइज़ करिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम अब से नेक्स्ट वीडियो में हम एरेस के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। और तब तक के लिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो।